देखो जी, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम जून 2015 में खारदुंगला गए। खारदुंगला नहीं पहुंच सके, किसी वजह से स्नोफॉल ज़्यादा हो गया था, रास्ता बंद हो गया था, तो वापस लेह आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लेह से पैंगोंग लेक तक की यात्रा। सबसे पहले दिखाएंगे हम लेह से पैंगोंग लेक तक का गूगल मैप व्यू 3D, और उसके बाद भाई अपना ट्रैवलॉग। लेह से पैंगोंग लेक है 150 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक रास्ता सिंधु नदी के साथ साथ है। कारू पहुंचते हैं हम 30 किलोमीटर बाद। कारू से एक रास्ता मनाली की तरफ चला जाता है, एक जाता है पैंगोंग लेक की तरफ। तो हम पैंगोंग लेक की तरफ चल पड़ते हैं। और हम पहुंच जाते हैं 5300 मीटर की हाइट पे चांगला पास पे। चांगला पास की हाइट 5350 मीटर के आसपास है। तो हमने ये यात्रा जून 2015 में की थी। उस टाइम हम YouTube पे एक्टिव नहीं थे, केवल फ़ोटो खींचते थे, ब्लॉग लिखते थे, फ़ोटो खींचते थे, ब्लॉग लिखते थे, बस यही काम था, वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे। तो आज हमारे पास ऐसा कोई काम है नहीं, यात्राएं हमारी हो नहीं रही है लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए हम पुरानी यात्राओं को ताज़ा कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं। देखो अपनी स्टोरी, हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है कि खारदुंगला से नीचे उतर, मतलब कि वापस आए हम लेह पहुँचे तो शाम के 3 बज चुके थे। अब जब देखो खारदुंगला पे स्नोफॉल हो रहा है, खारदुंगला की हाइट हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। BRO बताता है कि ये 5600 मीटर है, और जबकि गूगल मैप और तमाम चीज़ें, सैटेलाइट, GPS, ये सब बताते हैं कि वो है 5350 मीटर के आसपास। चांगला भी 5350 मीटर के आसपास ही है। खारदुंगला और चांगला की जो एरियल डिस्टेंस है वो 20-25 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। दोनों एक ही माउंटेन सीरीज में है। जिस माउंटेन में खारदुंगला है उसी माउंटेन में चांगला है। दोनों की हाइट तकरीबन सेम है। तो अगर खारदुंगला पे इतनी स्नोफॉल हो गया कि सड़क बंद हो गई, तो भाई चांगला पे भी तो सड़क बंद हो गई होगी। ऐसा हमने सोचा कि जी खारदुंगला बंद हो गया है तो चांगला भी बंद हो गया होगा, ऐसा हमने सोचा। अब क्या किया जाए, आज भी मौसम ख़राब था और हो सकता है पूरी रात फिर से स्नोफॉल हो जाए वहाँ पे ऊपर, और ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए, और ज़्यादा रास्ता बंद हो जाए। पता नहीं उस एक दिन में खुलेगा, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन में खुलेगा। तो फिर ऐसा सोच के हमने चांगला की तरफ जाना, यानी कि पैंगोंग लेक की तरफ जाना कैंसिल कर दिया। इरादा किया कि हम सिंधु नदी के साथ साथ चलेंगे और चलते चलते हम हल्ले पहुंचेंगे। हल्ले और चुशुल का परमिट हमारे पास पहले से ही था। फिर हम हल्ले से चुशुल जाएंगे, चुशुल से पैंगोंग लेक जाएंगे, और फिर पैंगोंग लेक पहुंच के किस रास्ते से हमें वापस आना है ये वहीं पे पहुंच के डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें 3-4 दिन में, तो इस तरह से हमें 3-4 दिन में पैंगोंग लेक पहुंचना था, एक दिन की बजाय। यही सोच के हम सिंधु नदी के साथ साथ चल पड़े। 30 किलोमीटर बाद कारू पहुंचे। कारू में कुछ खाने पीने लगे तो फिर पैंगोंग की तरफ से एक गाड़ी आई। हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा पैंगोंग से आए हैं। मैंने कहा खुला है क्या चांगला? उन्होंने कहा हाँ जी खुला है चांगला। हम तो खुश हो गए। शाम के 4 बजे थे। ये टाइम हाई एल्टीट्यूड में जाने का नहीं होता है, कोई भी माउंटेन पास क्रॉस करने का टाइम नहीं होता है। तो फिर हमने सोचा कि अगर चांगला अभी खुला है तो क्यों ना आज ही चांगला पार कर लिया जाए। कारू से 40 किलोमीटर चांगला 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, चांगला पार कर लेंगे। फिर बाद में स्नोफॉल होता रहे, अगर रात में स्नोफॉल होगा, चांगला बंद होगा, तो फिर हम तो पार कर जाएंगे ना। और वापसी में हमें इधर से आना भी नहीं है, हमें तो पैंगोंग से चुशुल हनले होते हुए दूसरी तरफ से निकल जाना है। दूसरी तरफ तो रास्ता खुला होगा ही। तो फिर ये सोचा हमने, और फिर
चांगला की तरफ हम चल पड़े। तो हम 40 किलोमीटर 7-7:30 बजे चांगला पहुंचे। चांगला पे हल्का हल्का मतलब कि सड़क के दोनों तरफ ठीक ठाक बर्फ़ थी, लेकिन सड़क पे बर्फ़ नहीं थी। चांगला से फिर दूसरी तरफ नीचे उतरने लगे 7:30 बजे, अंधेरा होने लगा। तो वो जगह चांगला के अपोजिट, मतलब दूसरी तरफ जो नीचे उतरते हैं पैंगोंग की तरफ, वो माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप में आता है, और नॉर्दर्न स्लोप में सबसे कम धूप पड़ती है। इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ भी ज़्यादा देर तक टिकती है। गाड़ियाँ चल चल के वो हार्ड भी हो गई थी, बहुत हार्ड हो गई थी, नीचे ढलान पे उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 9-10 किलोमीटर में ही हमें 1.5 घंटे लग गए नीचे उतरने में। तो जब पूरा चांगला का पूरा वो पार ढलान, जो तेज़ ढलान है, वो पार करके हम नीचे एक मैदान, वही मैंने बताया जो नदियाँ आती है, 2-4 नदियाँ आके मिलती है उस मैदान से में, वहाँ पे एक झील बनी हुई है। झील के किनारे कुछ लोकल लोगों के तंबू थे, नोमैड लोगों के, याक पालकों, भेड़ पालकों के। उन्हीं के पास हमने अपना टेंट लगा लिया रात को 9-9:30 बजे के आसपास। खाना पीना तो कुछ मिलना नहीं था वहाँ पे, बस हमने लोकल लोगों की दुकान थी, 1-2 दुकान थी, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बस अपना टेंट लगाया, जाके सो गए। इस जगह की हाइट थी 4,979 मीटर, यानी कि लगभग 5,000 मीटर। अगले दिन सुबह उठे, देखा भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। रात में ठीक ठाक स्नोफॉल हो गया था, ये हमें भी पता चल रहा था कि रात में जो स्नोफॉल हो रहा है। जब स्नोफॉल होता है ना, तो टेंट पे पदर 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 उसकी आवाज़ आती है, रुई जैसी गिरने की। तो सुबह जब टेंट की चैन खोल के देखा, हो यार पूरी वैली बर्फ़ से एकदम सफ़ेद हुई पड़ी है। टेंट के जस्ट सामने हमारी बाइक की सीट पे बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। फिर उसके बाद हुआ ये कि बारिश पड़ गई, और वो जितनी भी बर्फ़ पड़ी थी, आधा इंच 1 इंच, वो सारी की सारी बारिश में गल गई। तो फिर बहुत जल्दी बर्फ़ ख़त्म भी हो गई। लेकिन फिर हम यहाँ से धीरे धीरे चले। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, नहीं 70-80 किलोमीटर के आसपास है पैंगोंग लेक। तो हम बड़ी धीरे धीरे चले। यहीं पे एक लेक है जो मैंने बताया, चारों तरफ से पानी आके रुकता है, और फिर वो रुक के फिर धीरे धीरे आगे श्योक नदी में मिलने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे एक लेक बन गई, कई 2-3 लेक बनी है। तो ज़्यादातर लोग इन लेक का ध्यान नहीं देते। अगर आप जाओगे कभी तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इस लेक को बोलते हैं शोल्टाक। और फिर हम पहुंच जाते हैं दुर्बुक। दुर्बुक में एक नदी ऐसे आती है चांगला की तरफ से, एक नदी ऐसे आती है दूसरी तरफ से। दोनों नदियां मिलती हैं और वो मिल के फिर श्योक नदी में मिलने चली जाती है। श्योक नदी वही है जिसका कुछ झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ। दौलत बेग ओल्डी डीबीओ जो है यहाँ से 255 किलोमीटर दूर है। दौलत बेग ओल्डी, वहाँ पे किसी भी सिविलियन को जाने की अनुमति नहीं है। और डीबीओ के पास ही गलवान वैली है। गलवान नदी आती है चाइना, मतलब कि चाइना की तरफ से, तिब्बत की तरफ से, और वो फिर श्योक नदी में मिलती है, इसी श्योक नदी में। तो गलवान वैली का तो आजकल आप देख ही रहे हो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। दुर्बुक से 8-10 किलोमीटर आके एक गांव है तांगसे में रुकने की, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप रेस्ट कर सकते हो, आप खा पी सकते हो। तांगसे से जब पैंगोंग लेक की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे भी एक लेक पड़ती है। ऐसी छोटी सी लेक है, बहुत बड़ी लेक नहीं है। इस हाइट में 4500-4600 मीटर की हाइट में जो भी एक छोटी से छोटी लेक भी होती है ना, कोई छोटा सा कुंड भी होता है, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। तो आपको जहाँ भी कहीं पानी दिखे, जहाँ भी कहीं लेक दिखे, कुछ कुंड दिखे, कोई जोड़ दिखे, कुछ भी दिखे, गंदा सा ही पानी दिखे, वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। और ये एक छोटा सा जानवर होता है, खरगोश के जितना बड़ा हमारे यहाँ खरगोश होता है। तो इस जानवर को बोलते हैं फ्यांग। तो ये वहीं पे बिल बना के रहता है उन्हीं मैदानों में, घास के मैदानों में, और घास वगैरह खाता है, शाकाहारी जानवर है। पैंगोंग लेक
इसके जो रास्ते के किनारे जो फ्यांग रहते हैं उन सबकी आदत पड़ गई है, तो वो टूरिस्ट फ्रेंडली हो गई है, टूरिस्ट लोगों के पास भी चले जाते हैं, उन्हें खाना मिल जाता है। वो बचपन से रहते आए लोगों के साथ ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, थोड़ी सी हलचल देखते ही घुस जाता है अपने बिल में। फिर हमें दिखाई देता है एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक, 4 किलोमीटर आगे। तो यहाँ से पेंगोंग लेक का पहला नज़ारा देखने को मिलता है। पेंगोंग लेक वाकई देखो बहुत खूबसूरत है, अगर आपने नहीं देखी हो तो भी देखनी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। सर्दियों में भी यहाँ जाने का रास्ता नॉर्मली खुला होता है, सर्दियों में लेक जम जाती है, आप लेक पे जाके अपनी गाड़ी भी चला सकते हो। तो हम तो नहीं गए सर्दियों में पेंगोंग लेक, जून में गए थे, तो जून में यहाँ का अलग ही पानी था। पेंगोंग लेक की खासियत ये है, 2-3 खासियतें। एक तो ये 100 किलोमीटर के आसपास लंबी है, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर हिस्सा इसका चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर है, थोड़ा सा हिस्सा इसका भारत के अंदर है। अब 25 किलोमीटर बाई 75 किलोमीटर मान लो, 25-30 किलोमीटर भारत में है, 60-65-70 किलोमीटर तिब्बत में है। इसके चारों तरफ से पानी इसके अंदर तो आ जाता है, लेकिन इस लेक का कोई भी एग्जिट नहीं है, पानी इसका निकलता नहीं है बाहर से। और ये एरिया रेन शैडो में आता है, पूरा लद्दाख रेन शैडो में आता है, तो बारिश वगैरह उतनी पड़ती नहीं है। सर्दियों में थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो गई, उस स्नोफॉल से पानी, बर्फ़ पिघल के पानी लेक में आ गया, और फिर धूप तेज़ पड़ती है, धूप तेज़ उड़ता चला जाता है पानी, फिर से वही एक सर्किल चलता रहता है, पानी उड़ता रहता है लेक से, बर्फ़ के थ्रू आता रहता है चारों तरफ से, बाकी कोई भी एग्जिट नहीं है। इस 100 किलोमीटर लंबी लेक से कोई भी नदी नहीं निकलती है, तो इस वजह से इस झील का पानी हो गया है खारा, और खारा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लूइश भी है। बहुत सारे लोग इसका सिंपल फ़ोटो देख के भी कह देंगे कि यार ये फ़ोटोशॉप है, ऐसा इतना नीला पानी नहीं होता, लेकिन इस झील का पानी वाकई बहुत नीला है, और वो इसलिए क्योंकि ये नमकीन है। नमकीन पानी चाहे वो समुंदर का हो या किसी झील का हो, अगर नमकीन पानी होगा तो वो ज़्यादा नीला हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। और पता नहीं इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो तो कोई साइंटिस्ट या फिर कोई साइंटिस्ट ही बता सकता है। जहाँ से झील शुरू होती है बिल्कुल वहीं पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, तो ज़्यादातर लोग यहीं से, जहाँ से लेक शुरू होती है, बस वहीं पे रेस्टोरेंट में खाना पीना करके वहीं से फ़ोटो वोटो खींच के निकल जाते हैं। लेकिन हम 10 किलोमीटर और आगे गए, आगे एक गाँव है स्पांगमिक। स्पांगमिक में होम स्टे आपको मिल जाएंगे, कैंपिंग मिल जाएगी, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास टेंट था और हमने डिसाइड किया कि हम झील के किनारे पर टेंट लगाएंगे। लेकिन टेंट लगाने का एक नुकसान ये हुआ कि हम एकदम सन्नाटे में पड़े हुए थे, हमारे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। आधा किलोमीटर दूर स्पांगमिक गांव था जहाँ पे कुछ होम स्टे थे, कुछ टूरिस्ट रुके हुए थे, कुछ गाड़ियाँ वगैरह थी, लेकिन हमारे यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से रात में कुछ कुत्ते आ गए। अब लद्दाखी कुत्ते हैं, वो तो शेर जैसे होते हैं, बड़े बड़े बालों वाले, बड़ी भयंकर आवाज़ होती है। जब हम सो रहे गहरी नींद में, पता नहीं क्या टाइम रहा होगा, कुत्ते हमारे कान के पास आके भाव भाव भौंकने लगे। हम डर गए कि यार 3-4 कुत्ते हैं और ये अगर इन्होंने टेंट फाड़ना शुरू कर दिया तो वो टेंट तो फाड़ेंगे ही, हमें भी निपटा देंगे। लेकिन चलो अच्छी बात ये रही कि वो कुत्ते 2-4 मिनट भौंक भाग के वापस चले गए। अगर उन्होंने टेंट फाड़ना शुरू कर दिया होता तो भाई हमारा बैंड बज जाना था। फिर भी आज की यात्रा हमारी बहुत मज़ेदार रही, बहुत आनंददायक। लेह से चले और 150 किलोमीटर पेंगोंग लेक आने में हमने 1.5 दिन लगाया। और आपसे भी मैं यही कहूँगा, आप भी कभी जाओ तो आराम से जाना और आराम से। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पेंगोंग से चुशुल और हनले की तरफ। तो कमेंट करके बताना कि भाई आप में से कितने लोग पेंगोंग लेक गए हैं, कितने लोगों ने शोलटाक लेक देखी है, कितने लोग आप में से कितने लोग चांगला पास पे रुके, कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, अगली वीडियो का इंतज़ार करना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। चलिए ठीक है, राम राम।